कि हमारे सेना के अधिकारी एक जो रेड लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा होती है, उसको बार बार क्रॉस कर रहे हैं और सरकार के समर्थन में, सरकार की नीतियों के समर्थन में या सरकार से जुड़े जो संगठन आदि हैं उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लक्ष्यों को, उनकी नीतियों को सही बता रहे हैं और जो सेना की गरिमा और स्वतंत्रता है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको संदिग्ध बना रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है भारतीय सेना के लिए, जिसे पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्रोफेशनल सेना के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो अब वो रास्ता अख्तियार कर रही है जिसमें वो कल को पाकिस्तानी सेना की तरह बन सकती है, उसका रूप धारण कर सकती है और जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सत्ता में एक तालमेल दिखता है वैसा कुछ भारत में भी आकार लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसकी तो एक लंबी पृष्ठभूमि आपको देश में मिल जाएगी। 2014 के बाद से ऐसी दर्जनों सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल सरकार किस किस तरह से कर रही है, लेकिन सेना के अधिकारी किस किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं और सहर्ष कर रहे हैं, ये भी अब एक नया सिलसिला बनता जा रहा है। ताजा जो सिलसिला जिसके आधार पर मैं आपसे आज ये गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। उनका रुख पिछले 2-3 महीनों में खास तौर पर बहुत ही बदला हुआ दिख रहा है। वो बिल्कुल उस भाषा में बात कर रहे हैं जो सरकार सत्ता समर्थक भाषा है, वो अपनी हदें भूल रहे हैं। वो सेना की जो स्वतंत्रता, निष्पक्षता, तटस्थता होती है सत्ता से अलग रहने की, उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने जो 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही, मैं उनका उल्लेख करूंगा। एक तो ताजा तरीन है, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो सरस्वती शिशु मंदिर की तारीफ कर रहे हैं, उसकी शिक्षा की तारीफ कर रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर आप जानते ही हैं किसके द्वारा संचालित किया जाता है, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएं हैं, उसके द्वारा संचालित स्कूल हैं और उन स्कूलों में एक खास तरह की शिक्षा दी जाती है जो मदरसों में दी जाती है। जो ईसाई शिक्षा संस्थान है वहाँ भी ज्यादातर में तो नहीं, बहुत सारे उन संस्थानों में भी दी जाती है और वही हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर आरएसएस इन सरस्वती शिशु मंदिरों में देता है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं 10 साल वहाँ पढ़ा हूँ और फिर उसकी तारीफ की उन्होंने। आप 10 साल पढ़े होंगे, मैंने भी वहाँ पढ़ाई की है सरस्वती शिशु मंदिर में। मैं भी कुछ समय आरएसएस से जुड़ा था, मैंने भी आरएसएस की शाखाओं में हिस्सा लिया है, मैंने भी नमस्ते सदा वत्सले गाया है और ध्वज प्रणाम किया है। लेकिन एक जब आप उससे बाहर निकलते हैं और उसको देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये सब कुछ क्या है, कि किस प्रयोजन से किया जा रहा है और कैसे हमारे आपके दिमागों में एक खास तरह की विचारधारा रोपी जाती है और वो हिंदुत्व की विचारधारा होती है जिसमें इस्लाम का, मुसलमानों का विरोध होता है, आधुनिक दृष्टि का विरोध होता है, लोकतंत्र का विरोध होता है, एक मनवादी व्यवस्था का समर्थन होता है। इस तरह के एक सामंतवादी सोच को बच्चों में डाला जाता है। तो जो उनसे निकल जाता है, उनको समझता है, उसको फिर पीछे छोड़ देता है और अपने नए ढंग से, स्वतंत्र ढंग से सोचकर अपनी राय बनाता है। उपेंद्र द्विवेदी अभी भी उसी विचार में फंसे हुए हैं, ऐसा लगता है। क्या उनके दिमाग में अभी भी वो शिक्षा जो शिशु मंदिर में उनके बचपन के दौरान दी गई थी इतनी हावी है कि वहाँ से निकलने के बाद इतने ऊंचे ओहदे पहुँचने तक वो उसको ठीक ढंग से एनालाइज नहीं कर पाए, समझ भी नहीं पाए कि आखिरकार वो किस एजेंडे के तहत वो शिक्षा वहाँ दी जाती है। और अगर आप समझ में नहीं भी आया है तो कुछ मोटी मोटी चीजें तो आप समझते ही हैं, और वो है उसका राजनीतिक पक्ष कि ये जो पूरा संघ परिवार है उसके जितने भी आयोजन प्रयोजन हैं, जितनी शाखाएं हैं, जितने कार्यक्रम हैं, जितनी योजनाएं हैं और जितने इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं, वो एक खास भूमिका के तहत सत्तारूढ़ दल के साथ। ऐसे में अगर आपकी निजी राय है भी, आपका निजी अनुभव अच्छा है भी और आपने सचमुच में वहाँ कुछ अच्छी चीजें सीखी हैं, संभव है सीखी हो, मैंने भी सीखी होंगी, अगर वो मानते भी हैं आप, तो भी मैं आपको सार्वजनिक रूप से ये सब कहने से बचना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, लगातार कहे जा रहे हैं। कुछ और टिप्पणी लीजिए, इसी महीने उन्होंने टिप्पणी की थी ट्रंप के ऊपर, खुद ट्रंप को नहीं पता होता कल क्या करेंगे। अब ये एक बहुत ही विवादास्पद बयान है। आप सेना अध्यक्ष हैं, आप विदेश
विदेश मंत्री नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, विदेश नीति पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार आपका नहीं है। आपको अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ही बोलना और करना चाहिए, लेकिन आपने इस सीमा को लांघा और इसकी आलोचना हुई और ये आरोप सरकार पर लगा कि सरकार सेना को विदेश नीति का एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, यानी सरकार के टूल के रूप में उपेंद्र द्विवेदी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इसका निष्कर्ष निकला, जो कि जियो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उससे जुड़ जाता है खुद ब खुद जो उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जो कि होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और चीन के बारे में अगर आप कुछ कह देते हैं तो भी चलता है, क्योंकि वो पड़ोसी हैं, आपके शत्रु देश हैं, वहां आपकी ये टिप्पणी चल जाती है। लेकिन आप जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर ये टिप्पणी करने लगते हैं तो इसका असर भारत की विदेश नीति पर पड़ता है, भारत के लक्ष्यों और हितों पर पड़ता है। लेकिन आप चूंकि सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, आप चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ज्यादा फजीहत ट्रंप कर रहे हैं, तो आप एक ढाल बनकर आना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप ढाल नहीं बन सकते हैं, फिर भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तीसरे बयान पर आते हैं। अभी उन्होंने चंद दिनों पहले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ही कहा था, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री ने रखा सिंदूर के नाम पर, और वो भावनात्मक रूप से देश में को कनेक्ट किया, और इस बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री की चापलूसी की, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर दी। जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री को खुश कर रहे थे। परंपरा ये रही कि सेना कोई भी ऑपरेशन करती है उसका नाम क्या होगा ये सेना डिसाइड करती है, ना कि प्रधानमंत्री। ये सरकार सेना के अंदर इतनी दखलंदाजी कर रही है कि वो उसके ऑपरेशन की दशा दिशा सब तय कर रही है, टाइमिंग तय कर रही है। आपको याद होगा कि जब सेना से कहा गया था सर्जिकल स्ट्राइक करने को, तो सेना ने कहा था कि मौसम ठीक नहीं है, और तब प्रधानमंत्री ने लॉजिक दिया था कि ये तो अच्छा है कि बादल हैं आकाश में, तो राडार पकड़ नहीं पाएगा, आप हमला करो। ये मूर्खतापूर्ण तर्क था कि मौसम खराब है तो राडार विमानों के हमले को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सेना ने उसका प्रतिकार नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया, और जो प्रधानमंत्री ने कहा वो किया गया। तो सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में क्यों झुक रही है? क्या सेना को अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है? क्या उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी क्या भूमिका होती है? और हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, और इसीलिए बार बार सवाल भी उठते हैं। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया, अब तो विमानों की संख्या भी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 8 विमान गिरे, पहले 4, 5, 6 तक जा रही थी संख्या, अब उन्होंने 8 भी कर दिया। तो नुकसान हमें भी हुआ था, और उससे ज्यादा नुकसान जिस तरह से उसे रोका गया था उससे हुआ था। और खुद नेवी के एक अधिकारी ने कहा था कि उनके हाथ बांध दिए गए थे हमले के लिए। तो ये तो सच्चाई है कि सेना को तो ठीक ढंग से कार्रवाई करने ही नहीं दी गई। तो वो तो अध पका अध कच्चा युद्ध था जो हमें भारी पड़ गया, खासतौर से रणनीतिक और सामरिक और विदेश नीति के मोर्चे पर, और इतना भारी पड़ गया कि अभी तक हम बैकफुट पर। तो आप उस अभियान की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जय जय बोल रहे हैं, ये शर्मनाक। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, आपको समझना चाहिए कि आप किस पद पर हैं, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी इस देश ने आपके कंधों पर दे रखी है। आप इतना हल्का काम नहीं कर सकते। लेकिन शायद ये पोस्ट रिटायरमेंट तैयारी हो, कोई उन्हें लालच दिया गया हो, कोई प्रलोभन हो कि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई बड़ी जगह पर बैठाया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ होता है या ब्यूरोक्रेट्स के साथ होता है। उन्हें लालच दिया जाता है और फिर वो सरकार के हिसाब से काम करते हैं। और इसीलिए अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि भूगोल पर वो रहेगा या नहीं। ये बड़बोले बयान आर्मी चीफ को नहीं देना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपकी सीमाएं क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ देना चाहिए। वो तय करेंगे कि पाकिस्तान भूगोल पर तय भी क्या करेंगे, वो बोल सकते हैं। तय करना उनके वश में होता तो पीओके तो लेकर आ गए होते। 11 साल गुजर गए हैं, बार बार दावे करते रहते हैं बड़े बड़े। पीओके तो कम से कम छीन ही लाते। उपेंद्र द्विवेदी आप ही छीन लाते। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर इतना ही कामयाब था तो वहां तक भी चले गए होते। लेकिन आपने तो उसको सीमित रखा। बार बार कहते रहे कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है। आपने हमें पाकिस्तानी सेना को एडवांस में सब कुछ बता दिया था। तो ये तो साफ है कि आप युद्ध लड़ना नहीं चाहते। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ, उससे क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये यहाँ भी उनकी एक कमी सामने आकर हमारे सामने आती है, और जो बताती है कि सेना अब इंडिपेंडेंट नहीं रही, तटस्थ नहीं रही, वो सत्ता की
चेरी बन रही है, सत्ता के गुलाम बन रही है। उसके जो नेता हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, वो सत्ता के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। अब उसमें क्या लालच है या उनकी वैचारिकता सत्ता से मिलती है, वो भी उसी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर सोचने वाले व्यक्ति हैं, हो भी सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कहा कि 10% लोग ही सेना में उच्च पदों पर काबिज हैं। वो 10% हम सब जानते हैं। उनकी सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका सोच कैसे बनता है। अब द्विवेदी हैं तो जाहिर है कि कुछ न कुछ मनुवाद का कीड़ा भी उनको काटता होगा और उन्हें इस निजाम में लगता होगा कि हिंदुत्व जिस तरह से चढ़ रहा है उसमें उनको भी खुशी मिलती होगी, तो ये वो भी अपना योगदान उसमें देना चाह रहे होंगे इस तरह से। तो एक वैचारिक साम्यता भी हो सकती है और एक अपना करियर बेहतर करने की उम्मीद भी हो सकती है। तो रिटायरमेंट के बाद एक बढ़िया कोई पोस्टिंग मिल जाए तो क्या ही बात हो। और अब तो सीडीएस का पद बना दिया गया है, जिसके लिए एक प्रतिस्पर्धा चल रही होगी और हो सकता है उपेंद्र द्विवेदी सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री को खुश करके वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सीडीएस भी इस खेल में शामिल रहे। बहुत सारे, जैसे बिपिन रावत को देखिए आप, बिपिन रावत ने कई बार ऐसे बयान दिए थे जो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित थे। जैसे उन्होंने कश्मीर के जो स्टोन पत्थरबाज प्रदर्शनकारी थे उन्हें सीधे सीधे पाकिस्तानी एजेंट कहा था। और जो मेजर नितिन गोगोई ने कार पर एक कश्मीरी बुजुर्ग को बांधकर घुमाया था, मानव ढाल बनाया था, उसकी रणनीति की प्रशंसा की थी।